गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिस 24/7। एक बार जल्दी से मुझे प्लीज बता दीजिए यहाँ पे इस ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके, आर वी गुड टू गो? सब कुछ ठीक है? आर वी गुड टू गो फॉरवर्ड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज यू नो कि ये सीरीज हम डेली स्टार्ट कर चुके हैं। डेली हम एक यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं एडवांस क्वेश्चंस के फॉर्म में। थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस करें जो स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा हो, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करना आप सीख जाओगे, क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है। बिकॉज एक फीडबैक जो अक्टूबर 2023 से हमें से मिला था वो यही था कि सब कुछ पता है, टॉपिक हमने पढ़ा है, टॉपिक को हम जानते हैं, पर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो इस वजह से गलत क्वेश्चंस कर दिए हमने। सो डू मेक श्योर आप पढ़ो तो सही, कंसेप्ट को तो समझो ही, पर उसको अप्लाई करना भी सीख लो प्रैक्टिस करके। तो ये जो सीरीज है ये आपको एक्चुअल में हेल्प करेगी टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, है ना, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में, टू नो हाउ टू एक्चुअली यूज द कॉन्सेप्ट। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना पीपीबी में आता है, IAS तो फिर भी ठीक है क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, पीपीबी में ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो डू मेक श्योर केस स्टडी की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ज़रूर करिएगा। साथ ही में आज का जो सेशन है इट इज़ योर क्लास नंबर 12। इससे पहले वाले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डू मेक श्योर ऑफिस 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाके बाकी की पहली वाली रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि आपको बताइए है, मॉड्यूल डी से हमने स्टार्ट किया है। तो टिल योर लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज हम कल कवर कर चुके हैं, यानी कि यूनिट नंबर 39 तो हो चुका है। आज जो यूनिट डिस्कस होगी वो होगी यूनिट नंबर 40, जो कि है क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। बट आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी। 18 मार्च से 18 मार्च से मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे आपके सिलेबस को इन अ समराइज वे, ऐसे कि सब कुछ कवर भी हो जाए, कुछ छूटे भी ना और कम समय में भी हो जाए। तो क्रैश कोर्स 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अभी उस पर 81% डिस्काउंट भी चल रहा है। इफ़ यू यूज़ द कोड Y496 तो उसके ऊपर आपको 81% डिस्काउंट का ऑफर मिलेगा और ये आज दिन 12 बजे तक अवेलेबल है। साथ ही में 15 तारीख को आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि आज ही शाम, आज ही रात को मैं लेकर आ रही हूँ वेबिनार। 8 से 9 बजे आपका वेबिनार होगा आज रात को, तो डू मेक श्योर कि आप उस वेबिनार को भी ज्वाइन कर लें। साथ ही में 17 मार्च यानी कि संडे को मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए आपका एक मिनी मैराथन, जहां पे हम पूरा मॉड्यूल डी को स्टडी कर लेंगे एक साथ क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो देखो 3 चीजें याद रखनी है। क्रैश कोर्स 18 मार्च से आ रहा है, 81% डिस्काउंट है, कोड रहेगा Y496। सेकेंड, आज रात 8 बजे एक वेबिनार है, उसको आपको ज्वाइन करना है। सारे जो क्वेश्चन है आपके सब आप वहां पे पूछ सकते हो। थर्ड, आपके पास ऑप्शन ये है कि एक और चीज़ जो है कि 17 तारीख को सुबह 10 बजे मैं एक आपका मिनी मैराथन लेकर आई हूँ जो आपको अटेंड करना है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग से। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखो जब भी लोन देने की बात आती है, वेदर इट इज अ बैंक, वेदर इट्स अस, हमसे भी कोई रिलेटिव आके लोन मांग लेता है, कोई फ्रेंड पैसा मांग लेता है, तो हम सोचते हैं कि इस वाले को दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते, है ना। एक होता है रीजन, बिकॉज एक पे ट्रस्ट है आपको कि हाँ यार ये तो दे देगा, एक पे नहीं है क्योंकि वो पहले के भी पैसे नहीं दिए उसने। तो जब भी आप किसी को लोन देते हो तो आप पहले उसको जज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ उसका बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ उसकी कैपेबिलिटी कि वो रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है आपका कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो ये चीज़ तो देखोगे। ये चीज़ें बैंक भी देखता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देखते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग जो है ये आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जो कि कंट्रीज और कंपनीज को रेटिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग। आपका क्रेडिट रेटिंग कितना, आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या रहा है, आपकी कैपेबिलिटी कितना है रीपे करने के लिए, है ना, और आपकी मार्केट सिचुएशन क्या है, कि डेटा जो अवेलेबल है आपकी कंपनी के बारे में वो सब देख के डिसाइड करता है कि इनकी रेटिंग क्या होगी। और जो रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं उन कंपनीज को या कंट्रीज को, उसके बेसिस पे उनको या तो आगे लोन मिलता है या तो नहीं मिलता। तो याद रखिएगा क्रेडिट रेटिंग जो आपको दे रहा है इट विल बी प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो कि सेबी के अंडर में है। और हमारी कंट्री में अप्रूव्ड बाय सेबी 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। कितनी है? सिर्फ 7 हैं जो कि सेबी के थ्रू अप्रूव्ड है। ठीक है, इनके नाम पढ़ेंगे आज वाले सेशन में। चलिए क्रेडिट स्कोर क्या होता है? सेम थिंग है, बट ये इंडिविजुअल्स को मिलता है। तो अगर मैं बैंक से लोन लेने जा रही हूँ तो बैंक चेक करता है मेरा, अगर मैंने लोन लिया हुआ है पहले
तो बैंक चेक करेगा मैंने लोन रीपेमेंट किया या नहीं किया, टाइम पे किया या नहीं किया। सेकेंड, बैंक चेक करेगा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, कि इसने क्रेडिट कार्ड को जब जब यूज़ किया है क्या इसने इसका पेमेंट किया है। तो ये दो चीज़ें देखकर बैंक मुझे क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है, और उसके बेसिस पे बैंक मतलब सॉरी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी मुझे क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है, और उसके बेसिस पे बैंक मुझे या तो लोन देता है या तो नहीं देता। बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो क्रेडिट स्कोर जो है सॉरी प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के थ्रू, जो कि आपका आरबीआई के अंडर में आते हैं, ठीक है। और हमारे पास अभी टोटल 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज अवेलेबल हैं इन द कंट्री, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग देंगी जो अल्फा न्यूमेरिक होगा, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज क्रेडिट स्कोर देंगी जो कि न्यूमेरिक होगा ओनली, ठीक है। ये एक और डिफरेंस है कि ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, वो सिर्फ न्यूमेरिक होता है। चलिए अब क्वेश्चंस के फॉर्म में थोड़ा और जानते हैं इस चैप्टर को। तो आंसर आप लोगों को करना है, क्योंकि देखो पढ़ चुके हो आप ये चैप्टर, है ना। तो आपको आंसर करना है क्या होगा करेक्ट। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट, अरे 1 सेकेंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग टू द इन्वेस्टर। इनमें से कौन सा बेनिफिट है क्रेडिट रेटिंग का इन्वेस्टर के लिए, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग टू द इन्वेस्टर। चलिए पहला बोल रहा है आपका यहाँ पे फर्स्ट सेइंग इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट, ये आपके पास इंफॉर्मेशन कम कॉस्ट पे आपको मिल जाएंगी। एडवांटेज है कंटिन्यू, देखो दोनों चीजें लो कॉस्ट पे मिलती है इन्फॉर्मेशन आपको, ट्रू है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि क्रेडिट रेटिंग एक बार दे दिया तो काम खत्म, उसके बाद बात ही नहीं करेंगे, नहीं, एक पीरियोडिक वे में, जैसे केवाईसी अपडेशन आप लोग करवाते हो कस्टमर से, वैसे ही क्रेडिट रेटिंग का भी अपडेशन होता है ना, पीरियोडिक अपडेशन होगा। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आपकी क्रेडिटिंग एजेंसीज करती है, प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। देन असेसमेंट ऑफ रिस्क करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर एक्चुअली बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर, तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज ऑल आर द बेनिफिट टू द इन्वेस्टर ऑफ योर क्रेडिट रेटिंग, तो राइट आंसर हो गया आपका सी ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। इनमें से कौन सा क्रेडिट रेटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है आपको ये बताना है। पहला बोल रहा है एक्सप्रेस होता है सिंबल्स में, दूसरा बोल रहा है एक्सपर्ट्स के थ्रू कैरी आउट किया जाता है, थर्ड बोल रहा है गाइडेंस अबाउट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन आपको मिलता है, फोर्थ इज सेइंग असेसमेंट ऑफ इशूअर्स कैपेसिटी टू रीपे बताता है, और फिफ्थ ये आपको बताता है बेस्ड ऑन द डेटा रेटिंग प्रोवाइड करता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ए, बी, सी और डी। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपका जो रेटिंग है वो एक्सपर्ट्स ही देंगे ना, ऐसे तो नहीं किसी को भी बुला लेंगे और बोलेंगे चलो रेटिंग दे दो, एक्सपर्ट्स रेटिंग देते हैं, बिल्कुल सही है। सिंबल्स में एक्सप्रेस किया जाता है, बिल्कुल सही, ऐसे सिंबल जो इजीली अंडरस्टूड हो, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, AAA, BBB, BB, D, A+, A-, इस तरीके से आपकी रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, तो इट मीन्स एक्सप्रेस सिंबल में होता है। गाइडेंस देता है, इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं देता। देखो अब ऐसा नहीं है कि क्रिसिल ने बोला कि इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ऐसी है ना, अब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप जाके क्रिसिल को बोल रहे हो तुमने कहा था इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, नहीं, एक्चुअली क्रिसिल ने सिर्फ आपको ये बताया था इसकी क्रेडिट रेटिंग ये है, वो एक गाइडेंस दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हो, आपके सामने 10 कंपनीज हैं, उन 10 कंपनी की ये रेटिंग है, इसमें डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें मीडियम है, लेट्स से अकॉर्डिंगली आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लो इसमें करना है इन्वेस्ट, इसमें करना है कि इसमें करना है, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे, हम सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब रेकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ गाइडेंस है, आप चाहो तो करो इन्वेस्ट, चाहो तो मत करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये भी। असेसमेंट करता है ईश्वर की कैपेसिटी का टू रीपे, अब ये भी बताता है आपको कि चलो आप इसको पैसा दे तो दोगे, पर क्या ये रीपे कर पाएगा,
है ना, इसका नेटवर्थ कितना है, इसके पास अवेलेबल लिक्विडिटी कितना है, इसका P&L स्टेटमेंट क्या बोलता है, इसका बैलेंस शीट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू आपको ये बताता है कि आप इसको दे तो दोगे पैसा, क्या ये रीपे कर पाएगा। बेस्ड ऑन द डेटा आपको रेटिंग मिलती है, बिल्कुल सही है। इट मीन्स ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग के ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज एन एनालिसिस ऑफ द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट or a business entity. It is a risk grade given to a particular entity based on the credential and to the extent which the financial statement of the entity are sound in terms of borrowing and lending that has been done in the past. अब देखो बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं, पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी चीज है जो एनालाइज करता है क्रेडिट रिस्क को, एसोसिएटेड है विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और द बिजनेस एंटिटी, जिसका रिस्क ग्रेड जो है पर्टिकुलर एंटिटी को दिया जाता है बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल जो अवेलेबल थे आपके पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर साउंड और नॉट ये बताया जाता है। बोरिंग एंड लेंडिंग के बारे में बताया जाता है कि पहले जो लिया था उस केस में ये कंपनी कितना क्रेडिट वर्दीनेस रहा है। अब ये क्रेडिट रेटिंग भी हो सकता है, ये तो क्रेडिट स्कोर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ये करते हो। जो पहला पैराग्राफ है इससे आप ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्रेडिट रिस्क रेटिंग है या क्रेडिट स्कोर है, ये कोई एक होगा या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक्चुअली यही किया जाता है, आपकी पुरानी हिस्ट्री को स्टडी करके आपको एक रेटिंग दी जाती है। तो अब ये है क्या, दोनों है या कोई एक है, पता करने के लिए सेकंड पैराग्राफ दिया है। सेकंड बोल रहा है इट इज द फॉर्म ऑफ एन अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड। अब यहां से आंसर मिल गया, इसके आगे आप ना भी बढ़ो तो आंसर आप दे सकते हो। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, accompanied by a detailed report based on the financial history of borrowing or lending and the credit worthiness of the entity or the person obtained from the statement of its assets and liability with the view to determine their ability to meet their debt obligation. And वैसे तो जरूरत नहीं थी फिर भी पढ़ लिया हमने। अल्फा न्यूमेरिक लिखा है, मैंने कहा आपको क्रेडिट स्कोर न्यूमेरिक होता है, नंबर्स में मिलेगा आपको। क्रेडिट रेटिंग जो है अल्फा न्यूमेरिक होती है, A ट्रिपल बी, A डबल A हो गया, ट्रिपल A हो गया, प्लस माइनस सिंबल भी ऐड कर देते हैं। तो राइट आंसर इज एक्चुअली क्रेडिट रेटिंग। ये जो पैराग्राफ है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्रेडिट रेटिंग के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी योर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which of the following is are not one of the credit rating agency approved by SEBI? तो अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ सेशन में मैंने आपको बताया 7, कितनी 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऐसी हैं जिनको सेबी ने अप्रूव किया, आपको नाम दिए हैं 8। तो कंफर्म है एक तो पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्रिसल लिखा है, इंडिया रेटिंग लिखा है आपके सामने, देन आपका इकरा है, यू हैव योर केयर, ब्रिक वर्क, इन्फॉर्मेटिक्स, एक्वेट एंड सिबिल, ये सब तो हैं। इनके अलावा आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो आई गेस बहुत सिंपल है। जब मैं सिबिल की बात करती हूँ तो ये तो हमें यानी कि एज एन इंडिविजुअल कस्टमर को रेटिंग देता है, आप लोग तो बैंक्स में ले रहे हो रेटिंग। तो सिबिल आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग नहीं, ये तो क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है। तो 8 नहीं होगा, यानी कि पहला भी नहीं है, सी भी नहीं है। अब देखो बी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑल एक्सेप्ट ए होगा या ओनली 8 होगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। आप अगर आंसर लगाते हो बी, इट मीन्स 8 को छोड़ के सारे नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा एक्चुअली डी, ओनली 8। सिर्फ और सिर्फ 8 जो है आपका सिबिल, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, ये आपका क्रेडिट रेटिंग कंपनी नहीं है। तो राइट आंसर विल बी योर डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आता है मैच द फॉलोइंग। एक साइड आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स दे दिए गए है ना, और एक साइड आपको दे दिया गया डेफिनेशन। तो आपको मैच करना है राइट कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स का एंड योर अवेलेबल डेफिनेशन का। बताइए, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, डी और बी ये आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स हैं, और नीचे आपको साथ में आपको डेफिनेशन दिया गया है। तो ट्रिपल, अच्छा एक एक करके पढ़ते हैं। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई इंडिविजुअली कुछ अलग से कुछ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट डेफिनेशन का बोल रहा है, इट डिनोट्स डिफॉल्ट।
और मैं यहीं रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है यहीं पे आंसर मुझे मिल गया। ऐसी रेटिंग जो डिफॉल्ट ही शो कर रही है, ये भी नहीं बोल रही चांसेस है, ये बोल रही डिफॉल्ट है। इट डिनोट्स डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ये बोल ही रही है कि डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट बोल रही है यानी कि डी है। तो थर्ड इज एक्चुअली योर ए। डी रेटिंग आपका डिफॉल्ट शो करता है ना, सबसे कम रेटिंग, सबसे मिनिमम रेटिंग जो है वो ये है, यानी कि सबसे ज्यादा चांसेस डिफॉल्ट के यहीं पे, और डी रेटिंग है मतलब डिफॉल्ट तो है। तो थर्ड इज ए। ठीक है, आई गेस क्लियर होगा आपको। अब एलिमिनेशन करते हैं, तो थर्ड इज ए है, कंफर्म हो गया, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अब या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। चलिए सेकंड बोल रहा है डिनोट्स हाई रिस्क। अब ये बोल रहा है हाई रिस्क है। हाई रिस्क किस में होगा? ट्रिपल ए में। ट्रिपल ए में तो हो नहीं सकता क्योंकि देखो ये तो बेस्ट रेटिंग है। ट्रिपल बी भी आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग है, यानी कि यहां तक ट्रिपल बी तक की रेटिंग आपको मिली है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उस कंपनी में, दैट्स अ ट्रिपल बी। तो आंसर क्या होगा? बी आपका जो है वो 4 है, यानी कि फोर्थ इज बी। रिस्क का दिखाता है तो वो आपका बी रेटिंग में होगा, तो फोर्थ इज बी, यानी कि आपका बी ऑप्शन भी गया, आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ट्रिपल ए क्या है? ट्रिपल ए मतलब सबसे सिक्योर रेटिंग है, सबसे बेस्ट रेटिंग है, सबसे कम चांसेस हैं डिफॉल्ट के, तो हाईएस्ट सेफ्टी है, यानी कि फर्स्ट इज डी। और जो सेकंड है आपका क्या होगा? मॉडरेट सेफ्टी है, बिल्कुल हाई लेवल तो नहीं, मॉडरेट है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे आप हो, तो दैट इज सी। फर्स्ट इज डी, सेकंड इज सी, थर्ड इज ए एंड फोर्थ इज बी। तो आप देखो कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है आपके डी ऑप्शन का, तो राइट आंसर इज डी। तो ऑलवेज यूज दी एलिमिनेशन मेथड, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप ऐसे यूट्यूब के सेशन ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप क्विज सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एलिमिनेशन मेथड को नहीं छोड़ना है, जरूर यूज करना है। चलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने CIC हैं? 4 हैं, हमने पहले ही पता कर लिया। इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छा कौन सा है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर CIC इन इंडिया? इनमें से 4 हैं, 5 के ऑप्शन है, तो इन 5 में से कौन से वो 4 हैं जो CIC आज के टाइम पे इंडिया में है, ये आपको बताना है। फर्स्ट इज सेइंग ट्रांस यूनियन सिबिल, सेकंड इज सेइंग योर एक्सपीरियंस, थर्ड इज सेइंग CRIF, फोर्थ इज सेइंग इक्विफैक्स एंड द फिफ्थ वन इज सेइंग योर क्रिसिल। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। ओके, सो राइट आंसर आपका क्या होगा? क्रिसिल जो है अभी हमने पढ़ा, ये तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये स्कोर नहीं देती, ये रेटिंग देती है, यानी कि फिफ्थ को छोड़कर सब है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट 5। सो राइट ऑप्शन विल बी योर सी। ऑल एक्सेप्ट 5 इज योर राइट आंसर, तो सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज आस्किंग अ टिपिकल क्रेडिट रिपोर्ट। एक टिपिकल क्रेडिट रिपोर्ट जो होती है वो बहुत सारी चीजें चेक करके रिपोर्ट देती है ना, तो कह रहा है कि टिपिकल क्रेडिट रिपोर्ट में 6 सेक्शंस होते हैं, which sum up the applicant's demographic and credit profile and provides the detail of his or her credit history. तो these sections include which of the following? ये जो sections हैं ये इनमें से किसको include करते हैं? क्रेडिट स्कोर, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। बताइए किसको इंक्लूड करेंगे? A, B, C और D? ओके, सो राइट आंसर इज एक्चुअली ऑल, ये सभी हैं। आपका क्रेडिट स्कोर होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन होगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगा, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन होगा, ये सारे सेक्शंस आपके क्रेडिट रिपोर्ट में होते हैं, इनको देखकर रिपोर्ट दी जाती है आपकी। तो राइट आंसर इज ऑल। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल विल बी देयर इन द क्रेडिट रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, कुछ 4 से 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं।
तो पहला बोल रहा है अ डैश इज अ क्रेडिट इज अ स्टैटिस्टिकल नंबर दैट इवैल्यूएट्स अ कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस एंड इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट हिस्ट्री। आई गेस यहाँ से आप बता सकते हो क्या होगा। पहला एलिमिनेशन हम कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल नंबर्स हैं, यानी कि नंबर्स में बताया जा रहा है कि इसकी क्रेडिट रिस्क कितनी है कितनी नहीं है। तो नंबर्स हैं तो क्रेडिट स्कोर होगा, कि क्रेडिट रेटिंग तो अल्फा होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो आपका सी और डी एलिमिनेट कर दो, क्रेडिट स्कोर होगा, हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक है। सेकेंड, इट इज अ डैश डिजिट समरी ऑफ द क्रेडिट हिस्ट्री। अब देखो क्रेडिट स्कोर जब आप दे रहे हो या सिबिल स्कोर की हम बात करें तो 3 डिजिट का स्कोर होता है ना, इट्स अ 3 डिजिट स्कोर। अब आप देखो दोनों में ही 3 लिखा है तो एलिमिनेट नहीं कर सकते और आगे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑल डैश यूज अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ स्कोरिंग सो दैट इंटरप्रिटेशन इज यूनिफॉर्म। सभी डैश यही यूज करते हैं 3 डिजिट की जो स्कोर है आपका, ताकि एक यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्ड वे में कंपैरिजन किया जा सके। तो कौन करता है आपका, क्रेडिट स्कोर है तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज करेंगी, तो CIC हो जाएगा। तो इट मीन्स अब देखो दोनों में CIC, यहाँ पे भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इट रेंज फ्रॉम डैश विद डैश बीइंग द बेस्ट स्कोर। तो पहले रेंज बताते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर का जो रेंज है वो क्या होता है, 300 से 900 होता है कि 200 से 900 होता है। तो ऑब्वियसली 300 to 900 होता है। इट मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 300 to 900 का रेंज होता है, जिसमें 900 बीइंग द बेस्ट स्कोर। अगर आपको 900 रेटिंग मिली है, हर बैंक आपको लोन देगा, खड़ा रहेगा लोन देने के लिए। और अगर आपकी 300 रेटिंग है तो आपका वर्स्ट स्कोर माना जाता है। ठीक है। 700 प्लस है तो अच्छी मानी जाती है रेटिंग, 700 से कम है तो बुरी मानी जाती है, और 900 तो बेस्टेस्ट होता है ना। अकॉर्डिंगली लोन सैंक्शन किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर, है ना। राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आपके पास आउटलुक दिए हैं, स्टेबल आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक, नेगेटिव आउटलुक, और नन ऑफ द अबव। देखो बोल रहे हैं स्टेबल आउटलुक इंडिकेट्स अ हाई रिस्क, हाई लाइक्लीहुड ऑफ अ डाउनवर्ड रेटिंग। पॉजिटिव बोल रहा है हाई। अब देखो इन पे ध्यान देखना, बस यहां तक ध्यान दोगे ना आप समझ जाओगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसको मैच करना इस वर्ड से। आप बोल रहे हो कि स्टेबल में हाई लाइक्लीहुड ऑफ अ डाउनवर्ड रेटिंग। यार स्टेबल है तो डाउनवर्ड क्यों होगा। अगर स्टेबल है इट मींस वहीं पे रहने के चांसेस हैं, डाउनवर्ड के चांसेस थोड़ी ना इन द फ्यूचर। नियर टू मीडियम टर्म यानी कि आने वाले 3 से 6 महीने की बात हम कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है आने वाले 3 से 6 महीने में इसके गिरने के चांसेस है, तो फिर स्टेबल हुआ ही क्यों। इट मींस पहला तो गलत है। थर्ड पढ़ो, अ नेगेटिव आउटलुक इंडिकेट्स लो लाइक्लीहुड ऑफ रेटिंग। नेगेटिव आउटलुक है लो लाइक्लीहुड ऑफ रेटिंग चेंज, यानी कि चेंज होने की चांसेस बहुत कम है। तो इट मींस ये तो स्टेबल है ना, ये वाला तो स्टेबल हो गया आपका। चेंज होने की चांसेस कम है मतलब स्टेबल आउटलुक तो ये हुआ, और ये क्या हुआ, ये नेगेटिव आउटलुक हुआ आपका। सेकंड पढ़ लीजिए एक बार, पॉजिटिव आउटलुक इंडिकेट्स हाई लाइक्लीहुड ऑफ अपवर्ड रेटिंग। हाई चांसेस हैं आने वाले 3 से 6 महीने में आपकी रेटिंग अपवर्ड हो जाए और बेहतर हो जाए। तो ऑब्वियसली यही आपका ट्रू स्टेटमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी योर बी। बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 3। ठीक है, ए और सी को इंटरचेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कितनी क्रेडिट रेटिंग, जिसका आंसर मैं खुद बता चुकी हूं आपको 2 बार तो आई गेस। हाउ मेनी अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर देयर इन इंडिया। देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। आप एक बार में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एक्चुअल में यही वो मेजर फैक्ट्स हैं आपके जो इस चैप्टर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिसर सारे 24/7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जल्दी से बता दीजिए हाउ आर यू ऑल, एंड ऑल्सो लेट मी नो इज ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके, आर वी गुड टू गो। एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। और आज के सेशन में जैसे कि आपको पता ही है जीत सीरीज हमारा चल रहा है, हर दिन हम एक पर्टिकुलर यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है ये है क्लास नंबर 13 आपकी, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका IE IFS मॉड्यूल D फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। यहाँ पर
फ्रॉम 29th यूनिट टिल 40th यूनिट हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, लाइक क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग तक सारे यूनिट्स हो चुके हैं। आज की जो यूनिट हमारी रहेगी दैट विल बी योर म्यूचुअल फंड्स, 41 यूनिट है आपकी ऑफ IEIFS, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ 2-3 इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। एक पहली चीज, कल शाम को एक वेबिनार हुआ था IEIFS का, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और उस वेबिनार को देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाते हैं मन में तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ लीजिएगा, मैं चेक जरूर करूंगी। सेकंड थिंग कि आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से, और मैं ही स्टार्ट कर रही हूँ क्रैश कोर्स को सबसे पहले, जहाँ पे हम कवर करेंगे पूरे सिलेबस को भी, पूरा डिटेल में भी नहीं, पर इस तरीके से कि हाँ पेपर हमारा निकल जाएगा डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा इसके अलावा एक और ये भी चीज़ है कि जो 81% वाला डिस्काउंट है वो आज दिन 12 बजे तक अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द क्रैश कोर्स, आपका 18 मार्च से स्टार्ट है, Y496 कोड के थ्रू 81% डिस्काउंट आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट डबल वैलिडिटी 81% डिस्काउंट महापैक पे भी अवेलेबल है आज दिन 12 बजे तक। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल, ये सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं। एंड संडे को सुबह 10 बजे, 9 बजे, नॉट 10, 9 बजे मैं लेकर आ रही हूँ एक मिनी मैराथन आप लोगों के लिए, जो कि मॉड्यूल डी से रिलेटेड होगी, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई वांटेड टू गिव यू ऑल, इनको ध्यान रखिएगा। एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट इफ यू वांट अ 41% डिस्काउंट, यू कैन यूज द कोड Y496, इसके थ्रू आपको 81% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, अच्छा इसके अलावा वो सभी कैंडिडेट जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, पहली बार मेरे सेशन से जुड़ रहे हैं, ऑफिस 24/7 पे आए हैं, तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि ये चैनल पे आपके JIB, CIB, बैंक प्रमोशन एग्जाम्स से रिलेटेड सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। प्लस यहाँ पे मंडे से सैटरडे आपके चल रहे हैं रेगुलर सेशन सीरीज चली हुई है हर सब्जेक्ट की, जिसमें IEIFS सुबह 7:30 बजे होता है मंडे से सैटरडे, और संडे को क्योंकि अब आपकी रजिस्ट्रेशन डेट्स, एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, तो हर संडे को कोई ना कोई स्पेशल सेशन तो ज़रूर हो रहा है। जैसे इस संडे को आपके AFM के 2 सेशन है और IEIFS का भी 1 सेशन है, और सैटरडे को आपका PPB का सेशन है, स्पेशल सेशन। तो ये सारे सेशंस आप लोगों के चल रहे हैं आपके संडे को, है ना। सो इट्स व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मंडे से सैटरडे तक तो रेगुलर सीरीज आपको देखनी है, और संडे भी नहीं छोड़ना है। संडे को भी सारे सेशंस आपको देखने हैं। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे, यू कैन वॉच इट रेगुलर, है ना, कि रिकॉर्डिंग के फॉर्म में देख सकते हो, पर देखिएगा जरूर, बिकॉज अब से जितने भी सेशंस, स्पेशल सेशंस आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो मॉड्यूल डी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, और आपका यूनिट नंबर है 41। म्यूचुअल फंड की सबसे पहले बात हम करें तो इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। कौन रेगुलेट करता है इसको? सेबी रेगुलेट करता है। सेकेंड थिंग, म्यूचुअल फंड का एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रेगुलेट सेबी करेगा, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड का एमफी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो म्यूचुअल फंड करता क्या है? दे आर प्रोफेशनल मैनेजर्स। ये आपके प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जिनको मार्केट की नॉलेज है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कुछ पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए, ठीक है। इस पैसे को ऑब्वियसली जब पैसा है तो मैं अपने के पास घर में तिजोरी में तो नहीं रखूंगी, मैं चाहूंगी इस 10 लाख को बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे सिर्फ इतना पता है, बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा देती हूँ या फिर RD और FD करवा लेती हूँ। पर आज की जो सच्चाई है, सेविंग्स अकाउंट का कोई यूज नहीं है एज अ इन्वेस्टर आपकी लाइफ में, बिकॉज कुछ नहीं मिल रहा वहां पे। 2.75% इंटरेस्ट मिल रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल। इन केस ऑफ FD RD आप करवाते हो, आपके रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, पर वो इन्फ्लेशन को कॉप अप नहीं कर पा रहे। तो मैक्सिमम, और ये सच्चाई है कि इंडिया में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में कहा भी गया है ऐसा कि बैंकिंग सेक्टर से लोग अब इन्वेस्टमेंट मार्केट पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे, म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे। रीज़न ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा बैंक में, वो वाला ट्रस्ट तो है बैंक के ऊपर कि बैंक सिक्योर है, हमारा पैसा सिक्योर रहेगा, पर बैंक से वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे जो ये चाह रहे हैं, जो इनको चाहिए। तो लोग अब म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट मार्केट्स की तरफ बढ़ने लगे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे ही मैंने भी सोचा कि यार 10 लाख बैंक में नहीं रखवाती हूँ, इन्वेस्ट कर देती हूँ। अब इन्वेस्ट करने के लिए मुझे किसी ने कहा कि शेयर मार्केट आपका ऐसा मार्केट है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने पूरा 10 लाख लगा दिया अपना शेयर मार्केट में। अब हुआ क्या, कुछ ही दिनों बाद न्यूज़ आई कि शेयर मार्केट जो है फॉल हो गया, आपका इंडेक्स जो है वो गिर गया, मेरा पूरा 10 लाख रुपए डूब गया। क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि शेयर मार्केट रिटर्न तो अच्छा दे रहा है पर रिस्क भी उतनी ही रखता है, बिकॉज योर रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अगर रिटर्न अच्छा है तो रिस्क भी उतनी ही अच्छी होगी, अगर रिटर्न कम है तो रिस्क भी उतनी ही कम होगी।
तो मेरा पैसा डूब गया। अब क्या मैं ऐसा चाहूँगी? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हुई कि आपका जो 10 लाख रुपए है ये एक जगह ना इन्वेस्ट करके अलग अलग जगह पे करो। अब मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता शेयर मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, रियल एस्टेट क्या है, मुझे नहीं पता। तो मैं जाती हूँ एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर के पास, मैनेजर के पास, उनसे बोलती हूँ यार मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ ताकि इसको बढ़ा सकूँ। और वो मुझे बोलते हैं आप अपना पैसा हमें दो, हम आपका पैसा लगाएंगे। अब मैं उनसे पूछूँ अब मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूँ कि आप मेरा पैसा नहीं डुबाओगे? इन्वेस्टमेंट तो मैंने भी किया ना शेयर मार्केट में, पर डूब गया, आप नहीं डुबाओगे, इसका क्या प्रूफ है? तो फिर म्यूचुअल फंड ने कहा कि हम अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। 10 लाख को 10 मार्केट्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपका पैसा शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, गोल्ड, लेट्स से एफडी, लेट्स से इंश्योरेंस पॉलिसी, लेट्स से रियल एस्टेट, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये काम करते हैं म्यूचुअल फंड। तो आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे टू मिनिमाइज द रिस्क। ये है आपका म्यूचुअल फंड। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको हेल्प करता है क्या करने में? सिंपली हेल्प कर रहा है आपके रिस्क को कम करके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने में। दैट इज वेरी गुड, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड सेक्टर में कर रहा है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, और सेबी के अंडर में काम करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एमफी है इसका। ठीक है, क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है? मैंने कहा रिस्क को मिनिमाइज करता है, पर क्या रिस्क नहीं है? रिस्क है। म्यूचुअल फंड जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते होगे एक लाइन हमेशा वो बोलता है इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि ऑब्वियसली मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क का मतलब क्या हुआ कि आप जो पैसा लगा रहे हो, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर मार्केट डूबा तो आपका पैसा डूबेगा। ठीक है, कि अगर आपने पैसा भले शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट अलग अलग जगह पे लगाया तो कंपैरेटिवली कम होता है रिस्क। शेयर मार्केट में पूरा पैसा लगा देना, शेयर मार्केट डूबा तो पूरा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पे अगर शेयर मार्केट डूबा तो पूरा 10 लाख थोड़ी ना डूबेगा। जो 50,000 आपने शेयर मार्केट में लगाए थे वो डूब जाएंगे, पर 50,000 से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है रियल एस्टेट में आपको मिल जाए। तो रिस्क के चांसेस कम है, बट हाँ रिस्क तो है ना। तो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क रहेगी। और ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी सारे टाइप्स की स्कीम्स म्यूचुअल फंड लेकर आता है जिसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस इसको डिटेल में। तो सबसे पहली चीज, अच्छा म्यूचुअल फंड की जब हम बात करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, म्यूचुअल फंड की जब भी हम बात करें, म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है ना। म्यूचुअल फंड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है इन योर टाइप्स। तो सबसे पहली चीज का क्वेश्चन आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का इनमें से कौन सा करेक्ट क्लासिफिकेशन है? पहला बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फंड, सॉरी। सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, थर्ड बोल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सो इनमें से कौन सा ऐसा बेटर तरीका है जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड को लेकर सही बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड को जब क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया, तो एक्चुअल में इन्हीं तरीकों से किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑल। म्यूचुअल फंड को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे, तीनों ही तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है या फिर क्लासिफाई किया गया। तीनों की अलग अलग स्कीम्स आती हैं आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड के रोल को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को फ्रीडम देता है अर्न करने के लिए उनका पर्सनल सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन 500 से स्टार्ट कर, मतलब एज लेस एज 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 500 रुपये ना, तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिनिमम लिमिट दे दी 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स हाईली लिक्विड होते हैं, कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं। देन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट टैक्स एफिशिएंट। ये टैक्स एफिशिएंट नहीं होते, ये टैक्स पे आपको रिबेट नहीं दिलवाते, टैक्स का बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं देते हैं।
फोर्थ बोल रहा है म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्मार्ट डिसीजन। सो आई थिंक फोर्थ तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मुझे नहीं है नॉलेज, पर हाँ इन लोगों को नॉलेज है, तो ये लोग स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं आपका, दे इन्वेस्ट योर मनी इन द डाइवर्सिफाइड सेक्टर, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आपके फंड को दैट इज वेरी यूजफुल और आपको रिस्क कम देगा बट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देगा, रिटर्न ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, दैट इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हो गया हमारा फोर्थ तो करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, 500 से स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड भी करेक्ट है, पर यार थर्ड नहीं है। म्यूचुअल फंड में काफी सारे टाइप्स की स्कीम है, उन काफी सारों में से एक आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है ना, आपको एग्जम्पशन मिलता है टैक्स से। तो म्यूचुअल फंड सभी बिना टैक्स बेनिफिट के नहीं होते, कुछ में टैक्स बेनिफिट नहीं होता पर कुछ में डेफिनेटली होता है, और यहाँ पे बोल रहा है सब में ही नहीं है, तो थर्ड इज रॉन्ग। तो आप बोल दोगे ऑल एक्सेप्ट 3 इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, थर्ड को छोड़कर बाकी सब जो हैं वो म्यूचुअल फंड के रोल हैं, और थर्ड क्यों नहीं है इसका रीजन मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। ओके चलिए बताइए। सो राइट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ एमफी। चलिए, तो एमफी का ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जा रहा है आपसे। एमफी क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। सो द टू प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, टू मेंटेन हाई प्रोफेशनल एंड अनएथिकल स्टैंडर्ड, टू इंटरैक्ट विद सेबी फॉर बेटरमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, टू डेवलप वेल ट्रेन्ड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क, टू प्रमोट नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हियर द राइट अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ एमफी। एमफी के राइट को लेकर इसमें से कौन सा करेक्ट है। बताइए। तो राइट आंसर हियर एक्चुअली विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एमफी। तो एमफी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सिंपल सा बोल रहे हैं, आपके पास 5 स्टेटमेंट है। पहला बिल्कुल सही है, बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट देता है। सेकंड आधा सही है, हाई प्रोफेशनल को तो मेंटेन करता है बट अनएथिकल स्टैंडर्ड्स, अनएथिकल थोड़ी एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगा ना, ये अन की वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, फिफ्थ इज करेक्ट। तो ऑल एक्सेप्ट सेकंड विल बी योर राइट आंसर, कि सेकंड को छोड़कर बाकी सब जो हैं दे आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमफी। ठीक है, ये सब एमफी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, याद रखिएगा। सिर्फ सेकंड नहीं है, क्यों, क्योंकि अनएथिकल स्टैंडर्ड बोला, एथिकल होता तो ये भी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके सामने, 3 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। पहला बात बोल रहा है कि द प्रोसेस थ्रू विच अ म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च अ न्यू फंड इज अ डैश कॉल्ड। तो यहाँ पे देखो, जब आप पहली बार शेयर्स इशू करते हो तो हम उसको बोलते हैं आईपीओ। इसी तरीके से जब म्यूचुअल फंड अपना स्कीम लॉन्च करता है तो उसको भी कुछ ना कुछ तो कहते हैं। क्या कहते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, पहले से एलिमिनेशन करते हैं। आप देखो आईपीओ और एनएफओ लिखा है बस यहाँ पे। देखो आईपीओ तो नहीं हो सकता, क्योंकि आईपीओ वो प्रोसेस है जहां पे कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है। तो आंसर होगा नेट न्यू फंड ऑफर, यानी कि यहाँ पे तो एनएफओ हो गया। तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ओपन एंडेड, जहां पे कोई मेच्योरिटी नहीं होती। सेकेंड, इन केस ऑफ क्लोज एंडेड, जहां पे मेच्योरिटी होती है। आपका एनएफओ जो है वो ओपन रहना चाहिए सर्टेन डेज के लिए। कितने डेज के लिए, अब आप देखो 15 डेज लिखा है तीनों में, यानी कि इट्स वेरी ट्रू, 15 दिन के लिए एटलीस्ट आप जब एनएफओ लेकर आते हो तो ये ओपन रहना चाहिए, ताकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं स्कीम्स को, ले सकें। ठीक है, चलिए तो अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ये लास्ट फिलिंग द ब्लैंक से ही पता चलेगा। The NFO can make its investment only after the offer period closes, and it must allot the units and send the account statement to the investor within dash days of closure of the NFO. तो 15 दिन तो आप NFO ओपन रखोगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे स्कीम में, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा देंगे, आप उनको इशू करोगे अपने म्यूचुअल फंड की स्कीम। बट अब जब वो खरीद चुके हैं, स्कीम को ले चुके हैं, तो कितने टाइम के अंदर उनको मिलना चाहिए अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये 5 डेज होगा, 15 डेज होगा या 30 डेज होगा। विद इन हाउ मेनी डेज यू हैव टू सेंड देम द अकाउंट स्टेटमेंट टू द इन्वेस्टर्स।
सो राइट आंसर इज एक्चुअली विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टर्स को उनके अकाउंट स्टेटमेंट भेजने होंगे। तो राइट आंसर विल बी योर ए। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड? इनमें से कौन सा आपका जो रिस्क है वो म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड है? देखो स्टार्टिंग में मैंने कहा म्यूचुअल फंड रिस्की तो है, पैसा तो डूबने के चांसेस डेफिनेटली हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड है ना यार, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो देखो मार्केट रिस्क तो है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी रिस्क है जो म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड है? और टाइप्स ऑफ रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, क्रेडिट। इनमें से कौन सा और टाइप ऑफ रिस्क है जो आपका म्यूचुअल फंड में काउंट होगा? बताइए आंसर। ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। एक्चुअली सभी रिस्क जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स में होंगी, पर कंपैरेटिवली बोलो इतनी सारी रिस्क हैं तो फिर ये रिस्क आपका कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है? कंपैरेटिवली शेयर मार्केट से या फिर इंडिविजुअल मार्केट में इन्वेस्ट करने से काफ़ी कम होते हैं, है ना। तो राइट आंसर विल बी सी, ऑल आर द रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद द म्यूचुअल फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ मोड ऑफ, देखो दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, दो टर्म्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला टर्म जो है बोल रहा है दैट डैश इज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स बाय विच इंडिविजुअल इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स इन द म्यूचुअल फंड. Second is saying dash is a technique through which an individual gives consent to the mutual fund company to transfer money from one scheme to another in a systematic and periodic manner. तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? अब देखो दोनों ही म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 3 प्लान्स हैं. एक होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तीसरा है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. SIP, STP, SWP. ठीक है, SIP, STP, SWP ये 3 प्लान है म्यूचुअल फंड के. उनमें से ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट करोगे? ठीक है. सेकेंड आपका पूछ रहा है इसमें से ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो आप जब चाहो तब. तो ये आपको बताना है ये दो जो स्टेटमेंट है ये किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ म्यूचुअल फंड्स. A, B, C और D. And the right answer here will be your सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट आप करते हो, है ना. और ये 500 रुपये से स्टार्ट हो सकता है. सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ऐसा प्लान है आपको जो परमिशन देता है या फिर जिसमें अलाउ है कि आप आफ्टर अ वाइल अपने इस प्लान को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो, एक स्कीम से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो. तो राइट आंसर इज बी. ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स है और पूछा जा रहा है कि डैश इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट. अब देखो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट मींस बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कलेक्ट कर रहे हो. तो वो तो यार देखो म्यूचुअल फंड में भी होता है, हेज फंड में भी होता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में भी होता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. व्हीकल विच कलेक्ट्स फंड्स from investor whether Indian or foreign for investing it in accordance with a defined investment policy for the benefit of the investor. ठीक है, अब यहां से पता कैसे चलेगा? यहां से एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपको दी गई है, अकॉर्डिंगली आप उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे अपने पैसों का जो आपने अलग अलग लोगों से कलेक्ट किया है, पूल किया है हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड तो कहीं भी लगा सकते हैं, इनका कोई डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं होता. सिमिलरली हेज फंड्स, तो आंसर होगा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग लोगों से लेकर तो एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बेसिस पे करेंगे. सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है? सी ऑप्शन है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमसे क्या पूछ रहा है इसको पढ़ते हैं. ऐसा उससे पहले डू लेट मी नो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को? लेट मी नो दैट.
Good evening everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Surrey 24/7. So first of all एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए how are you all and also let me know is audio video both are okay, are we good to go? Let me know is audio video both okay, are we good to go? ओके सो हर दिन हम सुबह मिलते हैं, हमारी शुरुआत करते हैं 7:30 पे इस सेशन की। आज का जो सेशन है वो इवनिंग में हो रहा है। रीज़न क्या है मैं आपको बता देती हूँ। कल मतलब अब तक जो सेशन हुए हैं हमारे वो मॉर्निंग हुए हैं और आगे भी मॉर्निंग में ही होगा। बस ये 2 दिन सेशन जो है हमारे शाम को होंगे। रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि क्रैश कोर्स आया है ना। आपका क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है और क्रैश कोर्स में आज 18 ऑफ मार्च को हमारे 2 सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। IEFS जो कि स्टार्ट हो चुका है 7 to 8 AM पे, ठीक है। इसका पहला ओरिएंटेशन क्लास आज हो चुका है और फाउंडेशन क्लास आज हो चुका है, मैं बोल सकती हूँ। और PPB जो था आपका सब्जेक्ट ये भी हो चुका है 8 to 9 पे बट PM। ये 2 सब्जेक्ट क्रैश कोर्स में 18 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट कर दिए गए और इसीलिए आपका जो सुबह वाला सेशन था वो हमें शाम को करना पड़ा बिकॉज उस टाइम पे हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था, ठीक है। अब परसों से ये सेशन जो है आपका रेगुलर सुबह ही जाएगा 7:30 बजे। कल भी शाम को होगा। रीज़न क्योंकि कल भी ये क्रैश कोर्स का एक डेमो आप लोगों को मिलेगा ऑन यूट्यूब। तो ये क्रैश कोर्स आ चुका है आप लोगों का 18 तारीख से। इस पे अभी चल रहा है 81% का डिस्काउंट। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एनरोलिंग तो यूज़ द कोड Y496, आपको 81% डिस्काउंट मिल जाएगा। द रेस्ट इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू इन द एंड ऑफ द सेशन। चलिए, तो आज की क्लास जो है हमारी 14th क्लास है जीत बैच की और जी सीरीज़ की। एज यू नो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हम कवर कर रहे हैं पहले मॉड्यूल डी को और मॉड्यूल डी में आज तक हम कवर कर चुके हैं किन किन मॉड्यूल्स, किन किन यूनिट्स को। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एंड 41 ये सारी ही यूनिट्स कवर हो चुकी हैं। और आज जो यूनिट हम कवर करने जा रहे हैं दैट्स अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। 42nd यूनिट आज हम कवर करने जा रहे हैं। When it comes to the insurance product, first of all it is regulated by IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India जो है इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। ये IRDA रेगुलेट करता है सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, जो कि जनरल इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिल रहा है, लाइफ बेनिफिट मिल रहा है और आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स है जनरल इंश्योरेंस में भी आपको लॉस के ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है ना। कि अगर आपका लॉस हुआ, बेनिफिट मीन्स आपके लॉस को रिकवर कर देता है आपका जो इंश्योरेंस है जनरल इंश्योरेंस वो। अब अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस चैप्टर की कि और क्या क्या हमें देखना होगा कि प्रोडक्ट्स तो हमने देख लिया, लाइफ और नॉन लाइफ है। इसके अंदर भी कैटेगरीज है। लाइफ इंश्योरेंस में 3 पॉलिसीज है, जनरल इंश्योरेंस में तो मल्टीपल पॉलिसीज हैं, तो आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंसेज हैं। तो ये सब तो हमें कवर करना ही है। साथ में अब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ये कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। क्योंकि देखो इंश्योरेंस में एक इंश्योरर है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है और एक आपका इंश्योर्ड है जो कि पर्सन है, जो कि कंपनी है, जो कि कोई भी हो सकता है जो इंश्योरेंस ले रहा है। तो एक इंश्योरेंस देने वाला होता है, एक इंश्योरेंस लेने वाला होता है। जो दे रहा है इंश्योरेंस उसको हम बोलते हैं इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी को, और जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी को हम बोल देते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, उस कॉन्ट्रैक्ट को। अब क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस होने पे आपको कुछ पैसा पे कर रही है तो वो चाहेगी ना कि आप सच्चाई के साथ सारी इन्फॉर्मेशन उसको बताओ। वो चाहेगी ना कि हर एक रीज़न, जब आप क्लेम लेने आ रहे हो तो क्लेम लेते वक्त भी आप सच बताओ कि अच्छा आग लगी तो क्यों लगी है, क्या आपने जान करके आग लगाई है या फिर कोई एक्चुअल में एक्सीडेंट की वजह से आग लगी है। तो ऑब्वियसली ये सारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज को भी सिक्योर्ड करते हैं और इंश्योर्ड पर्सन को भी सिक्योर्ड करते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कवर करने हैं। साथ ही में गवर्नमेंट के थ्रू कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए हैं हम इंश्योरेंस की, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों ही स्कीम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस अम्बोर्ड्समेंट, जैसे बैंकिंग अम्बोर्ड्समेंट है हमारे पास, जिसको आज हम जानते हैं इंटीग्रेटेड अम्बोर्ड्समेंट स्कीम के नाम से, क्योंकि 3 अम्बोर्ड्समेंट स्कीम को मिला दिया गया है। बैंकिंग अम्बोर्ड्समेंट, अम्बोर्ड्समेंट स्कीम फॉर NBFC एंड अम्बोर्ड्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, तीनों को मिला दिया है और अब ये जाना जाता है इंटीग्रेटेड अम्बोर्ड्समेंट स्कीम के नाम से। वैसे ही हमारे पास इंश्योरेंस अम्बोर्ड्समेंट स्कीम भी है, तो वो भी हमें यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को इन फॉर्म ऑफ MCQ। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा आपका यूनिट नंबर 42, दैट इज़ योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट,
ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो पहली बार सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, डू रिमेंबर ये सेशन रेगुलरली होता है मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन ऑफिसर्स 24/7। साथ ही में संडे को स्पेशल सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। संडे को भी चैनल पे आप लोग एक्टिव रहा करो ताकि कोई भी सेशन ऐसा ना हो जो छूट जाए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बैंक का अश्योरेंस मॉडल। इनमें से कौन सा बैंक का अश्योरेंस मॉडल है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बैंक का अश्योरेंस मॉडल। तो सबसे पहली चीज़ तो बैंक का अश्योरेंस आपका मॉडल जो है, बैंक का अश्योरेंस एक सर्विस है जहाँ पे बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी बांटता है अपने कस्टमर्स को, है ना। बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बैंक अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, वो कहलाता है बैंक का इंश्योरेंस। तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक पार्टनरशिप हो गई है और बैंक उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को बेचता है, वो कहलाता है बैंक का इंश्योरेंस। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था बाय दी RN मल्होत्रा कमेटी। RN मल्होत्रा कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि आपका बैंक जो है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करे ताकि हम ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। तो कमेटी का नाम याद रखिएगा और बैंक का इंश्योरेंस याद रखिएगा क्या है, कौन से ईयर में हुआ, 2000 में हुआ। अब यही बैंक का इंश्योरेंस के कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स हैं, तो इनमें से कौन से वो मॉडल्स हैं आपको बताना है। पहला बोल रहा है कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल और डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस मॉडल। सेकेंड बोल रहा है जॉइंट वेंचर मॉडल वेयर एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अ बैंक शेयर द इक्विटी। थर्ड बोल रहा है कैपिटल ऑफ देयर जॉइंट वेंचर सब्जेक्ट टू द लोकल गवर्नमेंट रेगुलेशन। फोर्थ बोल रहा है मर्जर बिटवीन अ बैंक एंड अ इंश्योरर। और फिफ्थ बोल रहा है बिल्ड और बाय ओन इंश्योरेंस ऑपरेशन। तो इन सभी में से आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बैंक का इंश्योरेंस मॉडल। Okay, so the right answer here will be all of the above. The right answer will be all of the above. Okay, right answer will be your what? All of the above. So your right answer is C. Okay, next question. Next question we have here. The ADA Micro Insurance Regulation 2005 defines a micro insurance policy as a general or life insurance policy with a sum assured of 50,000 or less. A general micro insurance product include which of the following? तो देखो माइक्रो इंश्योरेंस जो है वो क्या है, आपके माइक्रो फाइनेंस का एक पार्ट है। माइक्रो फाइनेंस आपका माइक्रो सेविंग्स देता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रो पेंशन दे रहा है, वैसे ही माइक्रो इंश्योरेंस भी देता है। तो एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि माइक्रो इंश्योरेंस में सम अश्योर्ड क्या है, 50,000 और लेस आपका। अब ये जो जनरल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है आपका, ये इंक्लूड करता है इनमें से कौन सी जनरल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को, वो आपको बताना है। हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग बिलोंगिंगनेस सच एज हर्ट्स एंड लाइफस्टॉक, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, एनी पर्सनल एक्सीडेंटल कॉन्ट्रैक्ट और एनी एंडोमेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा जनरल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है? तो देखो आप बोलोगे एक को छोड़ के बाकी तो है, क्योंकि ये आपका नाम ही बता रहा है। एंडोमेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, कौन सा नहीं है? फिफ्थ नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ। अच्छा ये गलत हो गया थोड़ा सा, 6 की जगह मैं इसको 5 कर देती हूँ। ऑल एक्सेप्ट 5, है ना। सबको छोड़कर, सॉरी फिफ्थ को छोड़कर बाकी सब जो हैं वो आपका जनरल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का पार्ट है। तो ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ, फिफ्थ नहीं है, बाकी सब आपका जनरल माइक्रो इंश्योरेंस है अंडर द माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज आर नॉट एक्सक्लूजन केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें क्लेम नहीं दिया जाता, है ना। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें क्लेम नहीं दिया जाता, कुछ ऐसे केसेस हैं। तो आपको बताना है यहाँ जो केस लिखा है इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो एक्सक्लूजन में आता नहीं है, मतलब जिस पे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा,
नहीं आता है मोटर एक्सक्लूजन में, वो पूछा गया है। पहला बोल रहा है लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, दूसरा बोल रहा है नॉट हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड इज सेइंग इन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड ड्रग्स, फोर्थ इज सेइंग एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लिमिट, फिफ्थ इज सेइंग व्हाइल व्हीकल इज यूज्ड फॉर अनलॉफुल पर्पसेस। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका यहाँ पर केस है जो कि एक्सक्लूजन पॉलिसी में ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं आता है? तो देखो, अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जा रहे होगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्लेम नहीं मिलेगा। इन्फ्लुएंस हो, इंटॉक्सिकेशन, लिकर और ड्रग्स आपने लिया हुआ है तब गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट हुआ तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री आप जा रहे हो और तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपका व्हीकल किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा था और तब एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये ऐसे केसेस हैं, ये आपके मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होते क्योंकि ये आपकी गलतियां हैं, इनके लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगा। बट लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड में आपको क्लेम मिलता है। तो कौन सा इंक्लूड नहीं है इस केस में? पहला इंक्लूड नहीं है, तो आंसर होगा डी, ओनली वन। आंसर क्या होगा आपका? डी, दैट्स ओनली वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप्स ऑफ एन्युटी प्लान? इनमें से कौन सा आपका एन्युटी प्लान का टाइप है आपको बताना है। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए एन्युटी प्लान होता क्या है। एन्युटी प्लान एक्चुअल में आपका पेंशन प्लान होता है जो कि ओल्ड एज पीपल को, ओल्ड एज पर्सन्स को रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। तो एन्युटी इस काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो है पर काइंड ऑफ पेंशन प्रोडक्ट है। रिटायरमेंट के बाद ये बेनिफिट देना स्टार्ट करता है टू दी ओल्ड एज पीपल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ एन्युटी प्लान? डेफर्ड एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी, बोथ और नन। तो एक्चुअल में टाइप्स पूछा जाए एन्युटी प्लान्स के तो सिर्फ दो ही हैं और दोनों आपके सामने लिखे हैं, तो राइट आंसर होगा सी। ओके, राइट आंसर विल बी सी। याद रखिएगा, एन्युटी प्लान मीन्स पेंशन प्लान, सी। इसको आप दोनों जगह पढ़ोगे, एन्युटी प्लान को आप पेंशन प्रोडक्ट्स में ही पढ़ते हो, इसको आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ही पढ़ते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। It is a positive duty voluntarily to disclose accurately and fully all facts material to the risk being proposed, whether requested or not. Non-disclosure of any material fact may be unintentional on the part of the insured. Even so, such a contract is rendered voidable at the insurer's option and it can refuse any compensation. In the above statement, which of the following principle have been defined? तो एक पैराग्राफ, एक स्टेटमेंट आपको दिया है यहाँ पे कंडीशन के साथ और आपसे पूछा है इस पे कौन सा आपका प्रिंसिपल लगेगा। तो देखो, बोल रहा है कि बिना पूछे भी ये वॉलंटरीली होना चाहिए, कोई आपसे पूछे या नहीं पूछे पर फिर भी आपको सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू मटेरियल इन्फॉर्म करने होंगे। आप रिस्क प्रपोज कर रहे हो ना कि मैं इस रिस्क में इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, तो वो रिस्क प्रपोज करते वक्त कौन कौन से फैक्ट्स वहां पे इन्वॉल्व हैं वो आपसे पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताना है। अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी फैक्ट को आपने नहीं बताया तो दोनों ही केस में, चाहे वो इंटेंशनली हुआ हो चाहे वो अनइंटेंशनली हुआ हो, आपको उस इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड ये सभी प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस में, याद रखिएगा। एंड द आंसर इज, सच्चाई रखो ना, आपको बोला है सच्चाई से आंसर करो क्या है क्या नहीं है, तो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सो राइट आंसर विल बी योर बी। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट पैटर्न्स फिट इनटू वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री क्लासेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दोज थ्री क्लासेस? तो जब आप लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट पैटर्न्स की बात कर रहे हो तो ये तीन है ना, या तो एक हो गया या कॉम्बिनेशन ऑफ तीन क्लासेस होता है, इनमें से वो कौन सा है? टर्म लाइफ है, होल लाइफ है, एंडोमेंट है, या सभी हैं? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी तीन तरीके के क्लासेस को कवर करता है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो वो तीन क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों होगा।
आपका होल लाइफ भी होगा, आपका टर्म लाइफ भी होगा, आपका एंडोमेंट इंश्योरेंस भी होगा, ऑल विल बी कवर्ड। ठीक है, राइट आंसर विल बी योर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान। इनमें से कौन सा फीचर ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान है आपका। सो व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान। पहला बोल रहा है दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस फर्निशेस प्रोटेक्शन फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, इट टर्मिनेट्स विद द मैच्योरिटी वैल्यू, initial premium rates are low compared to the other products, the period of protection is unlimited। बताइए क्या होगा राइट आंसर। which of the following is correct here, A, B, C or D। एंड द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। आपका इनिशियल प्रीमियम रेट जो है वो लो होता है कंपेयर टू दी अदर लाइफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी होगा आपका फीचर ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सामने यहाँ पे, दैट इज आस्किंग विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ इंश्योरेंस अम्बोर्ड्समेंट। इनमें से कौन सा इंश्योरेंस अम्बोर्ड्समेंट का फीचर नहीं है। Which among the following statement is not a feature of insurance ombudsman। देखो जैसे हमारे पास बैंकिंग अम्बोर्ड्समेंट था, अब हो गया इंटीग्रेटेड अम्बोर्ड्समेंट, वैसे ही इंश्योरेंस अम्बोर्ड्समेंट है। इंश्योरेंस अम्बोर्ड्समेंट ऑपरेट करता है ओनली विद इन टेरिटोरियल लिमिट्स। ये पहले आपका बैंकिंग अम्बोर्ड्समेंट भी होता था, अब बैंकिंग अम्बोर्ड्समेंट को क्या हुआ, 3 स्कीम्स को मिलाकर एक कर दिया, बैंकिंग अम्बोर्ड्समेंट, अम्बोर्ड्समेंट स्कीम फॉर एनबीएफसी एंड अम्बोर्ड्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, तीनों मिलकर एक स्कीम बन चुका है इंटीग्रेटेड अम्बोर्ड्समेंट स्कीम। तो जब ये तीनों अलग अलग थे तो एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बना दिया था, है ना, एक जुरिडिक्शन दे दिया गया था कि इस जुरिडिक्शन में आ रहे हो तो इसके पास जाओगे, इस जुरिडिक्शन में आ रहे हो तो इस ऑफिस के पास जाओगे। अब वो बैंकिंग से तो खत्म कर दिया अम्बोर्ड्समेंट स्कीम में, पर अभी भी इंश्योरेंस की स्कीम में है। ठीक है, सेकेंड इज सेइंग द इंश्योरेंस अम्बोर्ड्समेंट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन अप टू 15 लाख, जिसमें आपके कोई अगर एक्सपेंसेस हुए तो वो इंक्लूड होगा। देन एनी कंप्लेन हुज कंप्लेनेंट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज और वॉज बिफोर अ कोर्ट और कंज्यूमर फोरम कैन नॉट अप्रोच अम्बोर्ड्समेंट। कि आप पहले कोर्ट या किसी फोरम में कंप्लेन कर चुके हो तो आप उस केस को अम्बोर्ड्समेंट नहीं ला सकते। कोई भी फी या कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, द राइट आंसर हियर विल बी योर सेकेंड, ये फीचर नहीं है। आपका इंश्योरेंस अम्बोर्ड्समेंट 30 लाख का अवार्ड प्रोवाइड करता है, अप टू 30 लाख होता है, 15 लाख नहीं है। ठीक है, बैंकिंग में ये 20 लाख होता है, इंश्योरेंस में ये 30 लाख है। तो राइट आंसर होगा आपका बी, इट्स नॉट अ पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन जो इशू किया गया एडा के थ्रू, माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन क्या है आपके, जो माइक्रो इंश्योरेंस जनरल हेल्थ पॉलिसी जो है, जनरल पॉलिसी जो है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर, उनके बारे में रेगुलेशन देता है। इशूड बाय एडा हैव बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम विच ईयर, किस ईयर से इसको इफेक्टिव बनाया। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि माइक्रो इंश्योरेंस जो 50,000 या उससे कम का होगा, और वहाँ पे रेगुलेशन हमने पढ़े थे किसके बारे में, आपके माइक्रो इंश्योरेंस जनरल प्लान और माइक्रो इंश्योरेंस लाइफ प्लान के बारे में डिफाइन किया गया था इन द रेगुलेशन 2005। तो ये इफेक्टिव कब हुआ, 2005 से इफेक्टिव हुआ। Good evening everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Surrey 24/7. So first of all let me know how are you all and also let me know is audio video both are okay, are we good to go। एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो आज फिर हमारा सेशन शाम को हो रहा है बिकॉज सुबह आपका
डेमो था ऑफ योर क्रैश कोर्स, इसलिए आज शाम को हमने कर लिया है सेशन को रीशेड्यूल। तो आज के सेशन में हमारी जो क्लास नंबर है दैट इज़ योर क्लास नंबर 15 नंबर क्लास है हमारा जीत सीरीज़ का। तो अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्रैश कोर्स का डेमो नहीं देखा है, देख लीजिए, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ऑफिस 24/7 पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। प्लस अगर आप एनरोल करना चाहते हैं देन एनरोल जल्दी से कर लीजिएगा, बिकॉज 81% डिस्काउंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आपका 81% डिस्काउंट चल रहा है क्रैश कोर्स के ऊपर इफ़ यू यूज़ द कोड Y496, और साथ ही में डबल वैलिडिटी मिल जाएगा महापैक पे 81 के डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप एनरोल करते हो महापैक में। तो ठीक है, ये जो क्रैश कोर्स है ये स्टार्ट हुआ है आपका फ्रॉम 18th ऑफ मार्च, है ना। कब से स्टार्ट हुआ है? 18th ऑफ मार्च से स्टार्ट हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट हमारे पास आता है आज का सेशन जो है हमारा ऑब्वियसली मॉड्यूल डी का है, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मॉड्यूल डी में हमारा यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर पेंशन प्रोडक्ट्स। आज का जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो होगा पेंशन प्रोडक्ट्स। अरे इंश्योरेंस पे क्यों चला गया? नहीं, इट्स योर पेंशन प्रोडक्ट, है ना। हमारा आज का टॉपिक जो है पेंशन प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस ऑलरेडी हम लोग कल कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो चुका है। आज बात करेंगे पेंशन प्रोडक्ट की। पेंशन को रेगुलेट कौन करता है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, पेंशन प्रोडक्ट को इन इंडिया रेगुलेट कौन कर रहा है? कौन है रेगुलेटरी बॉडी पेंशन मार्केट की और पेंशन प्रोडक्ट्स की, वी कैन से। तो व्हेन इट कम्स टू दी पेंशन सेक्टर, पेंशन आपका एक ऐसा सेक्टर है जिसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है रेगुलेट कर रहा है। पेंशन सेक्टर को या पेंशन प्रोडक्ट्स को इसके लिए लाया गया कि ओल्ड एज में जो लोग हैं वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सकें। तो जो रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज सिक्योरिटी हमें लोगों को देनी है वही आपका पेंशन प्रोडक्ट है। और ये क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लोगों की अर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है और उनके सर्वाइवल के लिए जो रेगुलर सैलरी वो अभी पा रहे हैं वो तब नहीं पाते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के लिए, एक डिग्निटी के साथ लाइफ बिताने के लिए एक ऐसी फैसिलिटी उनको मिले जो कि उनको किसी से मांगना ना पड़े, वो वाली सिचुएशन को रोकने के लिए पेंशन प्रोडक्ट्स को हम लेकर आए हैं। और ये आपका पेंशन प्रोवाइड करता है हर मंथ टू दी सीनियर सिटीजन्स, यानी कि ओल्ड एज पीपल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसकी क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसके ऊपर टॉपिक पे वो ये है that which among the following highlights the significance of pension product। इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिग्निफिकेंस ऑफ पेंशन प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है कि क्यों पेंशन प्रोडक्ट होना अच्छा है, सिग्निफिकेंट है, होना चाहिए। क्या लगता है आपको इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो डिग्निफाई कर रहे हैं या फिर सिग्निफिकेंस बता रहे हैं यहाँ पे? First is saying decreased income earning potential with an increase in age. Second, the fall of the nuclear family. Third, the migration of earning members. Fourth, rise in cost of living. Fifth, reduced longevity. Sixth, dignified life in old age due to less financial dependence. What do you think? Which of the following is actually the significance of pension product? एंड द आंसर इज, देखो, डिक्रीज इनकम हो रहा है, अर्निंग डिक्रीज, इनकम अर्निंग होता है जैसे उम्र बढ़ती है कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं, दिस इज ट्रू। फॉल ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, बिल्कुल नहीं, बल्कि न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज होती जा रही है, तभी तो ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन्स को हम हेल्प कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करके? पेंशन प्रोवाइड करके। ठीक है, देन थर्ड, माइग्रेशन ऑफ अर्निंग पीपल, बिल्कुल सही है, जो कमाने वाले हैं फैमिली में उनको अपना शहर छोड़कर, अपना होम टाउन छोड़कर दूसरे शहर में, दूसरी सिटीज़ में जाके बसना पड़ रहा है, दैट इज़ वेरी मच ट्रू। राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी बिल्कुल सही है, आपका जीने के लिए जो खर्चा चाहिए, यानी कि बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड फुलफिल करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। रिड्यूस्ड लॉन्जिटिविटी, इट मीन्स आपका क्या कम हो रहा है? आपकी उम्र जो है लोगों की जीने की कम होती जा रही है, बिल्कुल गलत, बढ़ती जा रही है। ये पहले कम हुआ करती थी, पहले 32 ईयर्स के आसपास आपका मॉर्टिलिटी रेट देखा जाता था, अब देखा जा रहा है 70 ईयर्स के आसपास। तो लोगों के जीने की जो ईयर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डिग्निफाइड लाइफ इन ओल्ड एज ड्यू टू लेस फाइनेंशियल डिपेंडेंस, दिस इज ट्रू, कि अगर आपके हो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा फाइनेंशियली, पूरी उम्र आपने पैसा कमाया, आप इंडिपेंडेंट रहे हो, आपने दूसरों को
सर्वाइवल करवाया है अपनी सैलरीज के थ्रू, अपनी इनकम के थ्रू, एंड ओल्ड एज में जाके व्हेन यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन, इट समहाउ डिग्निफाई नहीं करता आपकी पर्सनालिटी को। तो अगर आपको ये पेंशन मिलेगा तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो व्यापन कर पाओगे। इट मीन्स सब कुछ सही है, पर सेकेंड एंड फिफ्थ इज़ नॉट करेक्ट। सेकेंड में इंक्रीज होना चाहिए था और फिफ्थ में भी आपका इंक्रीज होना चाहिए था। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, और ऑप्शन नंबर ऐसा है हमारा बी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट जो सिग्निफाई कर रहे हैं पेंशन प्रोडक्ट को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अटल पेंशन योजना, कि अटल पेंशन योजना में इज अ पेंशन स्कीम विच इज नॉट फोकस्ड ऑन। अटल पेंशन योजना किस पे फोकस्ड नहीं है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स पे, गिग वर्कर्स पे, या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स पे। अब देखो, अटल पेंशन योजना जो है, सबसे पहली चीज़ तो मई 2015 में लॉन्च की गई। 18 से 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के बाद आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एक फिक्स कंट्रीब्यूशन जो आपको बताया जाएगा, और वो कंट्रीब्यूशन आपको 60 साल की उम्र अटेन करने तक करना होगा, और 60 साल से आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो पेंशन आपको मिलेगी वो 1000 से 5000 के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके कंट्रीब्यूशन पीरियड के ऊपर और कंट्रीब्यूशन अमाउंट के ऊपर, कि कितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया और कितने सालों के लिए किया है। अकॉर्डिंगली आपका पेंशन अमाउंट डिसाइड होगा। ठीक है, साथ ही में अगर हम आगे बात करें यहाँ पे अटल पेंशन योजना की, तो इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए लाया गया है, जिसमें हमारे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी आते हैं, पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं आता। तो राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर विल बी और बी। गिग वर्कर्स मीन्स जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स मीन्स जो हु वर्क्स ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म, लाइक ओला ड्राइवर्स हो गए, उबर ड्राइवर्स हो गए, एक्सेट्रा। सो राइट आंसर होगा आपका बी। अटल पेंशन योजना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को फोकस नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेनरिक एनिटीज दैट आर ऑफर्ड बाय एनिटी सर्विस प्रोवाइडर टू दी सब्सक्राइबर ऑफ एनपीएस आर। आपका जेनरिक एनिटीज़ जो कि ऑफर कर रहे हैं आपको एनिटी सर्विस प्रोवाइडर, वो भी सब्सक्राइबर को ऑफ एनपीएस। कौन कौन से टाइप ऑफ एनिटीज़ वो हैं? एनिटी प्लान जो है वो पेंशन प्लान ही होता है। एनिटी को आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी काउंट करते हो और पेंशन में भी काउंट करते हो। तो एक्चुअल में ये क्या है, आपके इंश्योरेंस के टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही है, बट ये पेंशन प्रोवाइड करता है ओल्ड एज में, है ना, इसलिए इंश्योरेंस और पेंशन दोनों में काउंट होता है। क्या होगा आंसर बताइए? पेंशन पेबल फॉर 5, 10, 15, 20 ईयर्स सर्टेन एंड देन आफ्टर एज लॉन्ग एज, जब तक आपका पॉलिसी होल्डर की जिंदा है। पेंशन फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा परचेज प्राइस इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। पेंशन पेबल फॉर द लाइफ इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम, और ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा यहाँ पे? राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल आर द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट अबाउट योर जेनरिक एनिटीज दैट आर ऑफर्ड बाय द एनिटी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पीएफआरडीए एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। अब पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा है ये कि सबसे लेटेस्ट एक्ट जो है वो पीएफआरडीए का है, और लेटेस्ट होने का मतलब कौन सा ईयर होगा? 2013। 2013 इज द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जो कि 2013 में आया। ठीक है, जो पेंशन सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी है। नाउ अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट जो भी आपका पेंशन वेल्थ एक्यूमुलेट हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? accumulated pension wealth is equal to, फर्स्ट इज सेइंग कंट्रीब्यूशन माइनस इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखो, अब वेल्थ कैलकुलेट कर रही हो एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, तो जो चार्जेस हैं वो तो आपको पे करने पड़ेंगे ना। आपका वेल्थ जो बनेगा उसमें जो चार्जेस बन रहे हैं आपके पेंशन फंड मैनेजर के, वो तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है प्लस होगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो गलत हो गए।
प्लस तो होगा ही नहीं, हमेशा माइनस होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब बोल रहे हैं जो भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से माइनस कर दो जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुई। एक तो मैंने पैसा दिया, मेरे पैसे के ऊपर ग्रोथ हो रही है, उसको भी माइनस कर दोगे? ऑब्वियसली नहीं। जो मैंने कंट्रीब्यूशन दिया प्लस जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ उस कंट्रीब्यूशन पे हुई है माइनस जो चार्जेस यहाँ पे लिए जाएंगे, ये मेरा एक्यूमुलेटेड वेल्थ देगा। तो राइट आंसर विल बी योर बी, कंट्रीब्यूशन प्लस इन्वेस्टमेंट ग्रोथ माइनस चार्जेस। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, EPFO वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। कौन से ईयर में EPFO को एस्टैब्लिश किया गया था? 1972, 1980, 1952, 1987। तो EPFO की बात करें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे बड़ा सोशल सेक्टर वेलफेयर का काम कर रहा है, एम्प्लॉय वेलफेयर का काम कर रहा है वी कैन से। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। तो EPFO में ये भी याद रखिएगा ये 3 स्कीम्स प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, है ना। ये तीनों स्कीम जो हैं EPFO की स्कीम से, याद रखिएगा। और EPFO को एस्टैब्लिश किया गया 1952 में। कब एस्टैब्लिश हुआ है ये? 1952, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। तीनों स्कीम के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है NPS में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को सेम कंट्रीब्यूट करना होता है, जो कि 12% उनकी सैलरी का होगा, है ना। ये एलिजिबल है टैक्स रिडक्शन लेने के लिए अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन में आपका Tier 1 NPS का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेस का डिडक्शन ले सकता है, यानी कि टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा 80CCD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है ये आपका टैक्स रिडक्शन देता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, राइट आंसर इज योर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फीचर ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम आर। नेशनल पेंशन स्कीम का इनमें से कौन सा फीचर है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम एक सोशल सिक्योरिटी है, इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है नेशनल पेंशन स्कीम आपका होल्ड करता है इमेंस वैल्यू, इट मीन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर एनीवन हु वर्क्स इन द प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर्स अ रेगुलर पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कि अंडर NPS एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है जो जनरेट और मेंटेन किया जाएगा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के थ्रू फॉर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड ऑल ऑफ दी अबव। याद रखिएगा NPS के केस में आपकी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जिसको डिक्लेयर किया गया है वो है NSDL, है ना, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि NSC का डिपॉजिटरी है। इसको आपका सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी डिक्लेयर किया गया है NPS के अंदर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू फीचर ऑफ NPS, और राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, डी ऑप्शन।